वेलकम बैक। इस्लामाबाद स्टूडियो में एक बार फिर खुशामदीद। और बजट जो इस वक्त पेश किया गया उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी, और कराची स्टूडियो में चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल जनाब इंजीनियर एम ए जब्बार साहब मौजूद हैं। आसमा, बात की जा रही है कि बड़ा टफ टाइम आज देखा मिफ्ता इस्माइल साहब ने। जो एक नैरेटिव था नवाज शरीफ साहब का, जो एक नैरेटिव है वोट को इज्जत दो, आज ऑपोजिशन वो नैरेटिव जो है लेकर चली असेंबली हॉल के अंदर। बिल्कुल, और जाहिर है कि एक पॉलिटिकल बजट था, आखिरी बजट था, छठा बजट था। किसी भी हुकूमत के लिए 6 बजट पेश करना बड़े एजाज़ की बात है, और ये PMLN की हुकूमत को ही ये एजाज़ मिला है कि 6 दफ़ा उन्होंने बजट पेश किया। कल तक तो ये इतलात थी कि वज़ीर ममलिकत राना अफजल साहब जो हैं वो बजट पेश करेंगे, लेकिन फिर आज सुबह जो है वो ये इतला आई कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो उनको वफाकी वज़ीर का ओहदा दे दिया है, हलफ ले लिया, और ये बहुत अचानक हुआ। तो ज़ाहिर है उससे बहुत सारे लोगों के जो है वो अबरू उठे कि भाई इस तरह की जब एक इलेक्टेड MNA मौजूद है और उसके पास वजारत भी मौजूद है तो फिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। शायद उसमें ये कि मिफ्ता साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था उसके बनाने में, लेकिन राना अफजल और दोनों ने मिलके उसको वो किया था। एनीवेज ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बनी, और एक मुंतखब जो MNA था उसके ऊपर फिर वोट को इज्जत दो की तो बात होनी थी। पहली बार अपोजिशन ने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है, और खास करके आपने देखा मुराद सईद ने जिस तरह से बात की, वो क्योंकि वापस आ गए थे PTI वाले। पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल बाइकआउट कर दिया, लेकिन PTI वापस आई, और उसके बाद फिर आपने देखा कि जो धमाक चौकड़ी वहां पे मची। तो टफ टाइम उनको मिला, क्योंकि जाहिर है कि उनका पहला बजट था, जाहिर है वो नॉन पॉलिटिकल हालात में था, इकोनॉमिस्ट है, वो एक टेक्नोक्रेट हैं, उनका एक बिल्कुल अलग से एक परसेप्शन भी है, और ये परसेप्शन जो है वो अपोजिशन ने और तरह से रिसीव किया। मसलन ये कि खुर्शीद शाह को आपने सुना कि भाई एक नॉन इलेक्टेड आदमी को आप ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी यही बात की। तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, मैं ख्याल है वो कुछ और निगाह उसके ऊपर बात हो रही है कि शायद एक टेक्नोक्रेट को लेके आके आगे कहीं जाके 4 महीने नहीं 1 साल का बजट पेश किया है, और चूंकि मिफ्ता साहब ने किया है, पॉलिटिकल रीजंस भी उसकी हो सकती हैं, लेकिन ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है। इतने बजट तो हमने भी कवर कर लिए, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि एक मुशीर जो है उनको आपने सुबह ही सुबह जो है वो वफाकी वजीर का हलफ दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने बजट पेश किया। टफ टाइम भी उनको मिला। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो यहाँ पे ये बिल्कुल ये एक डिफरेंट बात हुई है, और इसकी पॉलिटिकल रीजंस भी मौजूद हैं। और PMLN ने ये जाहिर है कि PMLN के ऊपर बहुत सारे असरात मौजूद हैं। वो चाह रहे होंगे कि भाई ऐसा बजट हो, ऐसे लोग हों जो कि हर तरफ जाके, और चूंकि मिफ्ता जो हैं वो एक ना सिर्फ वो बहुत माहिर आदमी भी हैं, बल्कि उनके ताल्लुकात भी हर जगह बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो पार्टी मैनिफेस्टो के तौर पे भी GHQ में जब हम गए तो वहां पे मिफ्ता इस्माइल साहब की बड़ी तारीफ, ये तो खैर मंजर आम पे चूंकि बात आ गई भी है तो लिहाजा हम कह सकते हैं आर्मी चीफ ने बड़ी उनकी तारीफ की कि वो बहुत ही अच्छा इस वक्त जो है फाइनेंस चला रहे हैं। और जाहिर है कि तनकीद भी होती रही है इसाक डार साहब के ऊपर, लेकिन मिफ्ता साहब की तारीफ होना इस तरह के हालात में जबकि इस तरह की चीजें हो रही है, ये एक अच्छी बात भी है। ठीक है, स्पेशली ये टैक्स एमनेस्टी स्कीम और उसके बाद करेंसी डिवैल्यूएशन के हवाले से जो चीजें देखने में आई, वो साहब के साथ ज्यादती भी हो गई है। बिल्कुल, उसमें कोई शुबा नहीं है। और PMLN ने उनका मेरा ख्याल है कि उनके लिए आवाज भी बुलंद की, चूंकि वो उनके एक सीनियर मेंबर भी हैं उसके लिए। तो इस वक्त उनके लिए PMLN के लिए बजट पेश करना और मंजूर करवाना सबसे बड़ी बात जो है, ये होगा कि मंजूर कराना, क्योंकि ज़ाहिर है ऑपोजिशन बहुत जारहाना मूड में है। और लेकिन मुझे बड़ी आज मजे की बात लगी कि अभी जब ये सब हो गया तो उसके फौरन बाद रियाज पीरजादा साहब खड़े हुए। आपको याद होगा रियाज पीरजादा साहब ने कहा था कि वजारत से जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको सदारत करनी चाहिए, और बाकी सदारत जो है पार्टी उनको संभाल लेनी चाहिए। तो रियाज पीरजादा साहब ने बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये यूनिक बात नहीं है, पहले पाकिस्तान के वजीर आजम आए, पहले बाहर से आते थे और आके करते थे, उनके पास शहरियत नहीं होती थी, उनको शनाख्ती कार्ड यहाँ पेश होता था, लेकिन मिफ्ता साहब के फेवर में उन्होंने पूरा एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो है उनके फेवर दी, और ये भी कहा कि हमारी हुकूमत का कारनामा है। तो इसका मतलब ये है कि रियाज पीरजादा साहब PMLN के साथ हैं, और बल्कि वो तमाम लोग साथ हैं जो कि जिनके बारे में फिलहाल कहा जा रहा है, और शायद 31 के बाद उनका दिमाग बदल जाए, लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि
कि शायद वो चले जाएंगे, वो बजट मंजूर करा के ही शायद जाएंगे। अच्छा, ठीक है, जरा कराची में, क्योंकि अब बजट के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के हवाले से एक जो बड़ी बात की गई जब्बार साहब, वो एग्रीकल्चर सब्सिडी वगैरह जो है वो सूबों को दे दी गई, वो सूबे जो है उसे चेक करेंगे। यार हमारे यहाँ तो यह है कि हम 180 रुपए जो फी मन गन्ने की कीमत है सुबह वो नहीं दे पाते काश्तकारों को, सब्सिडी वगैरह कहाँ से देंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसकी ओरिजिनेशन तो वहीं से हो रही है कि एनएफसी के ज़रिए एक खातिर ख्वाह रकम जो है वो सूबों को ट्रांसफ़र हो रही है। और देयर इज़ अ लॉजिक टू से दैट कि चूँकि हेल्थ एजुकेशन के, हालांकि इस बजट में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रोल ले लिया है, मगर कुछ चैप्टर्स जो है जो एक्सक्लूसिवली डिवॉल्व हो चुके हैं, तो एग्रीकल्चर के हवाले से भी इसको कुछ इस तरीके से समझना चाहिए कि अब उसी डिविजिबल पूल से जो रिसिप्ट्स होंगी वहाँ से ये सब्सिडी प्रोविंसेस खुद स्पॉन्सर करें। अब आपका दूसरा सवाल ये कि ये क्या करेंगे, तो देखिए जहाँ तक गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो तो मेरे ख्याल में कि अब 10वीं क्लास का तालिब इल्म भी जो है वो इस मुल्क में किसी अच्छी गवर्नेंस, जो मतलब एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट से लेके एक जनरल लॉ एंड ऑर्डर या जितने भी चैप्टर्स हैं उस सब की गवर्नेंस के बारे में हर एक जो है ये बात कर रहा है कि उसको इम्प्रूव होना चाहिए। तो आपके सवाल को हम वहाँ ढूंढने की कोशिश करें कि यस, इन अ मिस गवर्नेंस इन द प्रोविंसेस। अब मैं चूँकि यहाँ पे बैठा हूँ कराची में, आई से इन सिंध ऑफ कोर्स देयर इज द वाइड स्प्रेड एलिगेशंस ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो ये बात आपकी भी ठीक है कि यानी कि रेसिपिएंट्स क्या जो है वो जेन्युइन होंगे, या जो बातें हमारे सामने हैं कि थंब इम्प्रेशन से बड़े बड़े कागजात बनाए जाते हैं, चीज़ें जाती हैं, सो मेनी केसेस आर पेंडिंग इन द नैब एंड सो मेनी डिस्कशन इज गोइंग ऑन। तो आपकी बात ठीक है। अब उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि फिर पॉलिटिकल एक गवर्नेंस को अपना वो जो वोट की इज्जत करो, वोट की जो अभी आपने इस्तेलाह इस्तेमाल की, मेरा ख्याल है कि हम किसी तरीके से अगर एक सिटीजन्स में इस रुझान को अगर किसी तरीके से प्लांट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ये भी बात हमारे सामने आज खुद मुफ्ता इस्माइल ने कही कि अंडर न्यूट्रिटेड लोग, बच्चे, उनको 2020 तक ले आएंगे। नॉन एजुकेटेड 40% पीपल इन पाकिस्तान, जिसको मैं कहूँ कि इनहेबिटेंट्स, वो नॉन एजुकेटेड हैं। बात यह है जब्बार साहब, बात इस वक्त जो की जा रही है एनएफसी अवार्ड की, आसमा एनएफसी अवार्ड जो जिस तरीके से आया, और उसके बाद ये उम्मीद हो चली थी कि जो डिवॉल्व होंगी उसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, बड़ा काम करेंगे सूबे। उसमें हम सूबों में एक बड़ा हॉस्पिटल तो छोड़ें, एक मिसाली डिस्पेंसरी आज तक कोई नहीं बना सके इस तरीके से जो सूबों को करना चाहिए था, मतलब खालिसतन सूबों को करना चाहिए था। अब के प्राइवेट पार्टनरशिप एक अलग चीज़ है। तो ये एग्रीकल्चर का बोझ भी वहाँ पे डालना, तो ये बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि इतना प्रेशर आ जाएगा एनएफसी अवार्ड के बाद कि वो फेल होता हुआ नजर आए। पहले ही एनएफसी अवार्ड जो है कहाँ पे मुझे बताइए दिया गया है। मुश्तरका मफादात की काउंसिल का भी परसों इजलास हुआ था, आपके सामने पीएसटी के ऊपर लड़ाई हुई, उसके बाद तीन सूबे नाराज होकर चले गए। चौथा सूबा तो जाहिर है कि वॉकआउट हुआ, नाराज भी हुए, और उन्होंने अपने पीएसटीपी के ऊपर उन्होंने खास अपने वो दिए कि भाई जब आप इलेक्शन उसमें जा रहे हैं तो आप अपने बजट के अंदर पीएसटीपी क्यों लेके आ रहे हैं। और फिर एनएफसी तो आपको पता है पिछले 5 सालों में यही सबसे बड़ा शिकवा जो है पीएमएलएन की गवर्नमेंट के साथ, कि उन्होंने सूबों को उनका अपना हिस्सा जो है वो उस तरह से नहीं दिया जो कि उनको मिलना चाहिए था, जो कि एनएफसी की सूरत में था। सो वो तो जाहिर है कि ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर्स हैं। फिर आगे आप देखिए प्रेशर्स के यही कि रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं सूबे, तो अपने पास रखते हैं, पहले आप फेडरेशन को देते थे वो सारा, और इसके ऊपर बहुत कैंपेन भी चलाई गई। इसके ऊपर इदारों को बहुत 18वीं तरमीम के नुकसानात बताने की कोशिश की गई कि भाई ये तो नुकसान ही नुकसान है। जिसके बाद आपने देखा कि एक पूरी मुहिम शुरू हो गई कि 18वीं तरमीम को खत्म होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल पावर्स इसके ऊपर डट गई कि ये नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सूबे जो कमा रहे थे वो कमाते कितना है, लगाते कितना है, और उनको वफाक कितना देता है, जो उनका हिस्सा है, जो उनसे वफाक लेता है, वो अभी तक ज़ाहिर है उनके पास जब जाएगा नहीं तो वो बनाएंगे क्या, करेंगे क्या। और फिर ये इलेक्शन बजट है, ये भी याद रखें। हाँ, जरा इलेक्शन बजट के कॉन्टेक्स्ट में देखें जब्बार साहब, जो आप इन ट्रू सेंस जाहिर है कि वो डिवॉल्व नहीं हो सकी मिनिस्ट्रीज, वो इदारे, वो फंड्स, वो शोबे जो कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद समझे जा रहे थे। एक और प्रेशर एग्रीकल्चर का, तो आप ये ज्यादती है क्या एनएफसी अवार्ड के साथ, या वो कामयाब नहीं हो सकता वो और उसके ऊपर दबाव आएगा? देखें, अभी हालिया दिनों में कुछ चीफ मिनिस्टर ने, जिन सिंध के चीफ मिनिस्टर की मैं बात करूंगा, कुछ चीज़ें कही गई कि
जैसे CPEC रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर और कुछ और चीज़ें कहीं गई कि चूँकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं और हम ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमी ऑफ पूल जिसको हम कहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल है वो कम होता जा रहा है, तो सुबह अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि एक सीरियसनेस लेवल जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्रोविंसेस अगर जो पैसों की एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या एक ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन या मैं कहूँगा एक नॉन नेब रेफर्ड यूटिलाइजेशन, ज़्यादा लफ्ज़ तो यही लगता है, नॉन रेफर्ड टू एंटी करप्शन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अगर पूरी की जाए तो इस पैसों की यूटिलाइजेशन जो है व्हाट इज़ कॉल्ड इज़ ऑलवेज के कैपिटल फार्मेशन और दूसरी इन्वेस्टमेंटें जो है वो आपकी कैपेसिटी बढ़ाती हैं और आपको ये ताकत देती हैं कि आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और उसके अलावा ये भी ताकत जो है मिलती है कि आप सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को ज़्यादा डिटोरेट होने से रोक सकते हैं। देखें ये मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है जब्बार साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की तरफ चलना चाहेंगे, ब्रेक के बाद मौजू को यहीं से हम जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की जा रही है। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जब्बार साहब, चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मिल्स, और इस्लामाबाद स्टूडियो में आसमा शिराजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी, हम बात कर रहे थे कि जो 18वीं आईनी तरमीम है उसके बाद तवक्का की जा रही थी कि सूरत हाल बहुत बेहतर होगी और सूबे जो हैं वो अपना अपना ड्यू शेयर जो है वो अपनी अपनी प्रोग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करेंगे अवाम के ऊपर, और हमेशा से सरप्लस बजट्स की भी बात की, बट अनफॉर्चुनेटली डेफिसिट बजट्स आपके सामने आए। तो इस मरतबा कितनी स्पेस है? अभी भी कहा जा रहा है कि सूबे सरप्लस बजट पेश करेंगे। जब्बार साहब, असल ये है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर वहाँ की फिगर्स देखें, यानी एक कंस्ट्रेंट सिचुएशन को थोड़ा जायज़ा लें कि जो मैंने सुना कि 1620 अरब रुपए की आपकी जो है वो यानी कर्ज़ों की वापसी और अदायगी के सिलसिले में रखे गए हैं, देन यू आर ओवर $1 ट्रिलियन डिफेंस एक्सपेंडिचर आपका है। अगर हम 2300, 2400, 2500 की बातें कर रहे हैं NFCs के, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव। अब उसके बाद जो भी डेफिसिट बन रहा है, डेफिसिट ऑलवेज इज़ एस्केलेटिंग। उसकी वजह ये है कि आपके जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज होते हैं। इस दफ़े भी 73 बिलियन रुपीज़ जो है उसको डाउन वर्ड रिवीजन की गई है। उसके बाद जो है वो एक सियासी नौयत के हालात जिसमें हम लोन्स के साथ साथ एक बड़ी मेरा ख्याल है कि खातिर ख्वाह टेक्निकल असिस्टेंसेस, कोलिशन सपोर्ट फंड्स और वेर एवर देयर इज इन्फ्लुएंस ऑफ IMF, वहाँ से हमें काफ़ी मावनत मिलती थी। वो भी एक बजटरी सिचुएशन में ले जाकर इस डेफिसिट को कंटेन करने की सिचुएशन आती थी। अब वापस आए हम प्रोविंसेस की तरफ। मेरा ख्याल है कि लेट अस बी वेरी फेयर। ये भी एक हकीकत है कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही रहा, मगर फेडरल गवर्नमेंट हमेशा उसको रेजिस्ट करती रही। आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम जब सिंध की हुकूमत ने इस सिलसिले में बड़ा एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। एंड आई कैन से आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स, वन ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड SRB। अब उस SRB के हवाले से फिर वापस अगर हम आ जाएं तो मेरी अपनी आज भी एम्पेरिकल बेस्ड वेरी कंजर्वेटिव कैलकुलेशंस ये है कि अगर ये सारे चैप्टर सर्विसेज के सामने रखकर सिर्फ 60% उन सर्विसेज को ये टैक्स लगाना शुरू करें तो सिंध इज गोइंग टू मेक 200 बिलियन रुपीस ए ईयर। आप देखें कि सिंध इज ग्रेजुअली आल्सो मूविंग टू क्रॉस 100। तो ये एक अच्छी अलामत हैं। अगर सूबों को यानी एक टैक्सेशन के निज़ाम की समझ आएगी, सूबों को सेटलमेंट विद द FBR में जो है ज़्यादा स्किल पैदा होगी और मुकामी तौर पे जो चीज़ें टैक्सेबल हैं उसकी वसूलियाबी भी होगी, तो जिसको हम कहते हैं ओवरऑल कंसेप्ट के टैक्स टू GDP रेशो कम है, तो ये भी अगर आप किसी मैं भी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। जी, मैं बिल्कुल जब्बार साहब, मैं आपका शुक्रिया, आप प्लीज इस पे मजीद आपसे इमरान से एक सवाल है। ओवरऑल आपको क्या इंप्रेशन मिला है इस, यानी अगर आप जाए रेवेन्यू की उसमें कि उसमें खसारा है, GDP ने बेहतर परफॉर्म किया है जो देखा जा रहा है, तो आपको ओवरऑल क्या आप कहेंगे, कामयाब बजट था ना? देखिए, ये सबसे पहले GDP जिस ग्रोथ की बात की जा रही है कि जनाब हमने 13 साल में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट लिया और वो आपके 5.8% 13 साल में। तो ये GDP की जो कंपोजिशन थी, कल डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब भी मौजूद थे और डॉक्टर वकार मसूद साहब भी मौजूद थे। तो आपको याद होगा, कहा जाता है कि डार साहब जो है उन्होंने बड़ी गिमिक्स की है बहुत ज्यादा उसमें। अच्छा,
अब ये जो आदादो शुमार हैं इसमें जीडीपी की इस ग्रोथ में तकरीबन 330 अरब जो रुपए का सर्कुलर डेट था वो शामिल नहीं है। तो जो पिछली हुकूमत में शामिल था और उसके बाद एकदम जब कहते हैं कि इसको कंटेन करके नीचे लेकर आ गए तो उसका मुझे जवाब नहीं मिल सका कि ये जीडीपी ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या ये हकीकी भी है या नहीं, क्योंकि हम जितना भी डिस्कशन होता है वो इसी को लेकर चलते हैं ना। उसको क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? वो डार साहब ने निकाला, आपको याद होगा कि डार साहब ने एक ही दिन में वो 480 अरब रुपए निकाल के और वो बुक क्लीन की थी। तो ये सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस थी उसमें। तो आपके ख्याल में 5.8 का जो फिगर है वो ओरिजिनल या एक सही वाला फिगर नहीं है? ठीक है, जरा ये सवाल पहले रखते हैं खुर्रम शहजाद जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम शहजाद, क्या देखा आपने आज के बजट में, और स्पेशली कहा जा रहा है कि 5.8% की जीडीपी ग्रोथ 13 साल में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जीडीपी ग्रोथ का जहाँ तक ताल्लुक है उसको उसमें रेट जहाँ तक ताल्लुक है उसको जो है मल्टी डिकेड्स हाई हो सकता है, और ये खासकर पिछले 13 साल जो है वो काफी बेहतरी आई है। बट एट द सेम टाइम हम आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा सर। हेलो, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हेलो, सेनेट में मेरा ख्याल है एग्जैक्टली जी, सेनेट में मिफ्ता साहब को ले करना होता है तो ले कर रहे हैं, चलते हैं उस वक्त। ठीक है। And reforms shall examine the recommendations pertaining to PSDP and forward the same to the Senate Standing Committee on Finance within 7 days, which will, after incorporating the recommendations of the Standing Committee on Planning, Development and Reform in its own recommendations, present its report before the House within a period of 10 days. In the meantime, the Senate would discuss the Finance Bill 2018 containing the annual budget statement from Monday, the 30th April 2018. The Senate would finally consider the report of the Standing Committee on Finance and make recommendations to the National Assembly. Thank you, Ji. The House stands adjourned to meet again on Monday, the 30th April 2018 at 3 p.m. वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद जी। एडजर्न हो गया मंडे तक, बिल्कुल, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है कि आपको सेनेट के अंदर भी ले करना होता है फौरन। तो मिफ्ता साहब वो खुशकिस्मत वजीर हैं, वफाकी वजीर है जो आज ही वफाकी वजीर है और आज ही दोनों ऐवानों के अंदर उन्होंने बजट पेश किया है। और एक और भी इसमें एंगलिंग है पॉलिटिकल के। इसाक डार साहब तो जाहिर है कि जिनका कहा जा रहा था कि वापस आएंगे, अब तो खैर 1 महीना हुकूमत के खात्मे में रह गया, तो अब उनको भी एक पैगाम दे दिया गया कि आप नहीं हैं, और सेनेटर भी वो अभी तक नहीं, उन्होंने ओथ लिया। लेकिन ये अब देखना था। तो हम बात कर रहे थे फजिंग के ऊपर कि क्या अगर ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, यानी एक फेक डिजिट है, यानी 5 इसको ट्रिम किया गया। मिसाल के तौर पे कुछ अभी मैं जरा आपको बताता हूं ना कि कल जो प्रैक्टिस रही है डार साहब के दौर में, और मेरे जो यहाँ पे इंतहाई काबिल गेस्ट थे जो कि खुद डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब जो एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहे, उनका ये कहना था कि एक दफ़ा समरी उनके पास गई जीडीपी ग्रोथ के हवाले से, और वो उन्होंने जो है बाकायदा गुस्सा हुए आपके जो विफाकी दायरा शुमारियात हैं उनके लोगों पे, उनके चीफ पे, कि मुझे ये नहीं चाहिए, जो फिगर मुझे चाहिए वो लेकर आओ। और उसके बाद रात गए तक उन लोगों को घर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब जैसे कि इंडिपेंडेंट वो है, ठीक है, वो बहुत उनका भी नाम है, डॉक्टर साहब का भी, लेकिन जाहिर है कि वो ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। जो कुछ लोग न्यूट्रल हैं उनके ओपिनियन में ये बजट में जानना चाहती हूँ। इवन अगर जब्बार साहब दे, आप जैसे जो कि आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, मोटिवेटेड जैसे आप कहेंगे, इलेक्शन ईयर है, जाहिर है कि जिस तरीके से कराची के पैकेज का उन्होंने तस्करा किया, और मैं तो समझता हूँ कि कराची में अगर नून लीग हुकूमत इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो वो ग्रीन बस का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है नून लीग के लिए, वही है कराची में इस वक्त। तो ये बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट अब जो सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज के हवाले से बात की गई, प्रोविंशियल उसमें दे दिया, गन्ने की कीमत दे दी रहे, कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था वहां पे। तो ये सूबों के लिए कैसा होगा? ये तो बजट पास होना, इसके ऊपर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक ब्रेक की तरफ मुझे कॉल है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से दोबारा जोड़ते हैं। जी
वेलकम बैक। इमरान मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, और एक्सक्लूसिवली इस वक्त आज न्यूज़ के ऊपर वो मौजूद हैं इमीडिएटली आफ्टर प्रेजेंटिंग द बजट, और सेनेट के अंदर भी उन्होंने ले डाउन किया है बजट को। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ताह साहब आपके वक्त देने का सर, और बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू आसमा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुबारक दो आपको मुबारकें बनती है। एक तो आप वफाकी वजीर बने और अचानक सवेरे आंख खुली तो पता चला आप वफाकी वजीर का हलफ लेने जा रहे हैं, और साथ उसके बाद आपने बजट पेश कर दिया। इस बात के से कतई नजर कि आपके ऊपर तनकीद भी बहुत हुई है कि अचानक आप कैसे वफाकी वजीर बन गए सर। देखिए आसमा, मैं तो एडवाइजर काफी अरसे से आपको पता था, और ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे जिम्मे थी काफी अरसे से। और बजट भी के अंदर भी जो टीम को लीड कराया, जैसे वजीर साहब की पाकिस्तान में भी फरमाया, मैंने करी। तो बजट नहीं पेश करने वाला था। हम जितनी निगोसिएशन कर रहे थे पीपल्स पार्टी से और पीटीआई से, जिसमें एक आपने उन्होंने माना भी था कि हम बजट पेश करेंगे 2 महीने पहले, तो वो सारी नहीं करता था। तो दिस वाज नॉट सरप्राइजिंग। अगर आज मैं नहीं भी होता, कोई और होता, राना साहब होते, कोई और साहब होते, तो वो या प्राइम मिनिस्टर साहब खुद होते, तो वो ये तो भी क्रिटिसिज्म होता। और वो अजीब पहली बातें कर रहे थे, चेंजिंग गोल पोस्ट से पहले उन्होंने कहा बजट दे दीजिए। मेरी शीन मलारी साहब और नवेद कमर साहब से मुलाकात हुई थी स्पीकर साहब के चेंबर में, उन्होंने कहा हाँ दे दीजिए। हमने उसके बाद चीफ मिनिस्टर को खत लिखा कि देखिए ये हम बजट पेश करने जा रहे हैं इस तारीख को। हमने इस तारीख को जल्दी कहा था कि सूबे भी अपने बजट पेश करें, और इनको सबको ये बात पता थी, क्योंकि नवेद कमर साहब तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कि जो फेडरल गवर्नमेंट का एफबीआर का एक्सपेंडिचर होता है, एफबीआर का जो रेवेन्यू होता है, उसके बेसिस पे सूबों को उनकी रेवेन्यूज मिलते हैं। अच्छा, बिल्कुल सर। अब ये जो एक तो पीएसटीपी जो कि एक बहुत बड़ा पीएसटीपी है और इलेक्शन ईयर है, इसके ऊपर बहुत एतराज हो रहा है। फिर ये कि ये 4 महीने के लिए नहीं होना चाहिए था, एक साल के लिए आपने पेश कर दिया, इसके ऊपर एतराज हो रहा है। और कुछ उसके अंदर जो है वो आईनी पॉइंट भी निकालने की कोशिश की गई है कि शायद आपकी तकर्री से लेके इस बजट के पेश होने तक और फिर 4 महीने तक के लिए क्यों नहीं है, ये भी इस पे भी तनकीद हो रही है। इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, एक तो ये है कि जो बजट क्या होता है, बजट होता है सेट ऑफ मेजर्स, सीरीज ऑफ मेजर्स, यानी कि टैक्स हमने बढ़ाया, टैक्स कम किया, तनख्वाह बढ़ाई, तनख्वाह घटी, ये होता है। और एक तखमीना होता है साल का, ये उसूलन पाकिस्तान में बजट होता है। तखमीना हम 4 महीने के लिए भी लगा सकते थे, 6 महीने के लिए भी लगा सकते थे, लेकिन अगर हम 4 महीने के लगाते, अनसर्टनिटी हो जाती है। एक चीज तसलसल चल रहा है, बिजनेस को पता होनी चाहिए कि जो तनख्वाह जो टैक्स बढ़े हैं वो या टैक्स कम हुए हैं वो साल के लिए हुए हैं। जिन पेंशनर्स की उन्होंने पेंशन बढ़ाई है, हुकूमत ने तजवीज करी है, उनको पता होना चाहिए कि साल की बढ़ी है। एक उसूल होता है। और एफबीआर के रेवेन्यूज जो होते हैं वो रोज के बराबर नहीं होते। पहले 3 क्वार्टर में 20% होते हैं, चौथे क्वार्टर में 40% होते हैं। तो एक तरीका कार होता है, जो मेरा रेवेन्यू का एस्टिमेट होता है ना साल का, सूबे को उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। बलोचिस्तान क्योंकि सबसे पसमानदा सूबा है, तो एक रूल ये होता है कि जो पहले दिन एफबीआर का एस्टिमेट होगा उसका 57.5% डिविजिबल पूल होगा, और उसका तकरीबन 9% बलोचिस्तान को मिलेगा। अब अगर हमारे रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी हो जाए, जो नंबर आज हमने प्रेजेंट किया है वही पैसे उनको मिलेंगे। अच्छा, लेकिन मिफ्ताह साहब, इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो ओवरऑल इसकी जो पिक्चर है, आप इसको क्या कहेंगे कि नाकाम बजट है? आप तो कामयाब ही कहेंगे, लेकिन जो बात हो रही है वो ये है कि बहुत बड़ा, हम इसको नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें खसारा बहुत है, रेवेन्यू का खसारा बहुत ज्यादा है। जो आपने जो इकट्ठा करना था रेवेन्यू, उसके अंदर खसारा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कामयाब बजट है, यानी अवाम तो इसको किसी और नजर से देखेगी। सिर्फ 10% इसमें तनख्वाहों का इजाफा है सर जी। देखिए, रेवेन्यू जो है एफबीआर का इस साल 35 बिलियन था, जो कि पीपल्स पार्टी के दौर के सिर्फ जो 5 साल पहले था उसको डबल करा है हमने, डबल से ज्यादा करा है। 3935 अरब रुपए से हमने बढ़ाकर इस साल 4335 अरब रुपए कर दिया है। तो हमने 11% एफबीआर के रेवेन्यू में हमें बढ़ाया, हमने ज्यादा नहीं बताया। स्पीड ऑफ द जीडीपी और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इन्फ्लेशन बताई, हमने ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि वी डोंट वांट टू ओवरस्टेट इट। हमने जो रियलिस्टिक नंबर रखा है, बिकॉज हमने कोई एडिशनल टैक्स के मेजर्स ली नहीं है, मासिवा इसके कि हमने 1% टैक्स लगाया है इम्पोर्ट के ऊपर, तो हमने कोई एडिशनल टैक्स रेवेन्यू नहीं दिए। अच्छा सर, ये हमारे कुलीग भी साथ है माशाल्लाह, ये भी इकोनॉमिस्ट है, तो ये भी आपसे एक सवाल करेंगे जी। साहब, इमरान सुल्तान अर्ज कर रहा हूँ सर, ये जानना चाहूंगा, एग्रीकल्चर में सब्सिडी आपने प्रोविंस को दे दी, एग्रीकल्चर में तो हाल ये है कि किसानों को 180 रुपए सूबे नहीं दे पा रहे, ये सब्सिडी कहां से देंगे? और ये 18वीं आईनी तरमीम ये बजाहिर फेल होती हुई नजर नहीं आ रही अगर इस तरह के इशू सामने आएंगे तो?
देखिए, हमने एक दो बातें करी। हमने यूरिया की कीमत में बदस्तूर कमी कर रहे थे, हम बदस्तूर उसके टैक्स में कमी कर रहे थे। 17% से 4% करा था डीएपी को, यूरिया को 5% करा था। आज हमने 2% कर दिया उसको, पूरे पाकिस्तान हर किस्म के यूरिया को, हर किस्म की खाद को, वो अमोनिया हो या जो भी अमोनियम की खाद हो, जो भी सबको हमने 2% कर दिया। ये हमने एक मराद दी है फार्मिंग कम्युनिटी को। लास्ट ईयर हमारी ग्रोथ जो है वो 3.8% है करंट ईयर में, जो 13 सालों में ज्यादा है, लेकिन 3.8% इज नॉट इनफ। इस मुल्क के अंदर जब 12-13 मिलियन बेल्स कॉटन की बनती थी, जो कॉटन की, तो इंडिया में भी उतनी होती थी। अब इंडिया 35-36 पे पहुंच गया, हम 12-13 पे हैं। हमको इस पॉलिसीज को ठीक करना है। हम बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज करते हैं जिसके अंदर गन्ने के अंदर सूपे जो हैं वो 180 रुपए दे देते हैं, खुद तो नहीं देते, वो मिल वालों को फोर्स करते हैं, मिल वाले नहीं देते। गन्ना ज्यादा हो जाता है जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल जिसमें होता है। हमारे यहाँ वीट की सपोर्ट प्राइस जो है इंटरनेशनल प्राइस से 50% ज्यादा है, वीट ज्यादा हो जाता है, हमारे सोयाबीन कम हो जाता है, हमारे पास ऑयल सीड्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो हम क्यों ना जाएं एग्रीकल्चर क्रॉप्स, हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो मैंने आज पोटैटोज की एक्सपोर्ट पे, पोटैटो फार्मर्स का बहुत इस वक्त परेशान हाल है, उसके एक्सपोर्ट पे मैंने सब्सिडी दी ताकि रशिया एक्सपोर्ट कर सकें। हमने, और अब जब हम एक्सपोर्ट का पैकेज देंगे तो आप देखेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर हम सब्सिडीज देंगे। हम तो चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर बढ़ जाए, सुबह अपना काम करें। बिल्कुल ये ज़राअत जो है ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर, लेकिन पीएसटीपी के ऊपर तो सूबे आपसे नाराज हैं। अभी जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल हुई थी, 3 सूबों ने बायकॉट किया। क्या ये अच्छा होता कि आप सबको साथ लेके चलते? ये भी एक अच्छी ट्रेडिशन होती। मैं असमा हल्फन कह रहा हूँ, मैं उस मीटिंग में बैठा हुआ था जब अभी तो प्रेजेंटेशन शुरू भी नहीं हुई थी। प्रेजेंटेशन का पहला पेज आया पीएचडीपी, तो सूबे के 2 सूबों को चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मैंने तो वज़ीर आज़म साहब को उसी वक्त दरखास्त करी थी कि सर नेक्स्ट एजेंडा आइटम पे आ जाए। ये तो सुनने से पहले रिजेक्ट कर रहे थे। तो ये क्या बात है? और दूसरा है कि ये बात याद रखें कि वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में हम एनुअल डेवलपमेंट प्लान भी सूबों के भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेके आए थे। और ये मैंडेटरी बॉडी नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ नेशनल असेंबली ऑथराइज कर सकती है, उसके अलावा कोई और ऑथराइज नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, ये अथॉरिटी आपकी है, लेकिन जाहिर है कि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो 3 सूबों के अंदर मुख्तलिफ जमातों की गवर्नमेंट है, बल्कि 2 सूबों में। तीसरी हुकूमत का तो पता नहीं कि वहां पे इस वक्त हुकूमत में कौन है, लेकिन वो तो आप उनको तो साथ लेके चल सकते थे ना। केपीके और सिंध के तो खासे कंसर्न्स है इस हवाले से। तो क्या ये अच्छा होता कि इसके ऊपर उनके और उनको जो एतराजात थे वो क्या थे? वो भी जरा बताइए कि उनके एतराजात क्या थे वहां पे। जो मुराद अली शाह साहब बात कर रहे थे, उनको एक ये बहुत बुरा लग रहा था कि एक स्कीम जो हमने सिंध में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की कर रहे थे वो नौशर फिरोज में थी। नौशर फिरोज से एमएनए जो है वो हमारे इत्यादी हैं, हमारे भाई मुर्तजा चतोई साहब हैं, जिनका जो हमारे मिनिस्टर हैं। तो उनको ये बात लगी थी, परवेज खटक साहब ने ये बात करी कि आप लोग जो कर रहे हैं वो कुछ अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज के अपने पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको कहकर उनकी बात सुनकर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उनका इशारा मेरे ख्याल से गालिबन अमीर मकाम साहब के पास था। बिल्कुल, क्योंकि सर इलेक्शन ईयर है ना, मसला तो ये है, इंतखाबी साल और इंतखाबी बजट है। जाहिर है कि हर हुकूमत उसको अपने, हर पार्टी जी अपने तनाजुर में देख रही है। देखिए एक कोई भी 80% से ज्यादा प्रोग्राम जो पुराने प्रोग्राम ही हैं उनको फंड कर रहे हैं। जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, जैसे मुल्तान सक्कर हाईवे बन रहा है, जैसे लाहौर मुल्तान हाईवे बन रहा है, जैसे अमीर भाषा बन रहा है, जैसे दासू इलेक्ट्रिक पावर बन रहा है, इनको फंड करना तो जरूरी है। हम लोगों को डीमोबिलाइज तो नहीं कर सकते। 85% ऑफ द प्रोजेक्ट इज दैट, लेकिन 90% ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर फिक्स्ड। जो तनख्वाह देती है वो मैं बैठा हूँ, मुस्लिम लीग बैठी हो, पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई और जमात आ जाए, पीटीआई आ जाए, उसको क्या हुकूमत के लोगों को तनख्वाह नहीं देंगे कल? क्या मतलब हम टैक्स वसूल नहीं करेंगे? 95% ऑफ द बजट इज एक्चुअली मेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम। हम 2-5% हमारी प्रायोरिटीज लेके आते हैं। हमने उसके लिए भी ऐसे इकबाल साहब ने बिल्कुल सर ये एक तो ये टैक्स जो आपने भी एमनेस्टी स्कीम दी उसका कितना फायदा हुआ, ये इमरान भी पूछेंगे आपसे, मैं भी। लेकिन क्विकली मैं एक बीच में एक और सवाल, चूंकि पॉलिटिकल चल रहा है, आप बजट मंजूर करा पाएंगे? इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये हो रही है इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान में। नंबर है पूरा सर कौमी असेंबली में? 100% नंबर है, कोई शुबे की बात ही नहीं है। मतलब पीएमएलएन का बजट मंजूर हो जाएगा, कोई जाएंगे नहीं, लोग इधर उधर नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब देखें, आपने जो बड़ा इनकलाबी कदम हुआ इस बजट में, वो टैक्स स्लैब्स जो है जो 4 लाख से 12 लाख कर दिया, और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं जिनके एट सोर्स डिडक्शन होती थी उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला। लेकिन बात सारी ये है कि 5 लाख
60,000 के करीब लोग जो है इस टैक्स में से, सिस्टम से बाहर निकल आएंगे, जो कि पहले ही 12-13 लाख रुपए 12-13 लाख अफराद पे था। तो उनको आप टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, क्या उनको पाबंद बनाया जा रहा है कि वो अपने रिटर्न फाइल करें? क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटी है वो उनको नॉन फाइलर डिक्लेयर करेगी, और नॉन फाइलर जो है वो 40 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। आप देखें डॉलराइजेशन कितनी हो रही है, 119-120 के करीब डॉलर है। प्लीज जी, उनको एग्जाम नहीं किया गया, वो क्योंकि इतना शोर शराबा था, तो मैंने, और क्योंकि बहुत शुरू में टाइम लग गया था, तो मैंने स्पीच को कम पढ़ा था। एक स्पीच का हिस्से लिखी हुई स्पीच में यह है भी कि 4 लाख से लेकर 8 लाख लोग रुपए की जिनकी तनख्वाह है, उनसे हमें एक नॉमिनल 1000 रुपए का टैक्स लगाया है उनके ऊपर। अच्छा। और जिनकी तनख्वाह सालाना 8 लाख से 12 लाख रुपए है, उनके ऊपर सिर्फ 2000 रुपए का टैक्स लगाया, ताकि इस वास्ते कि वो टैक्स फाइलर रहें, हमारे सिस्टम में रहें, और वो तमाम जो मराद और जो तमाम फायदे टैक्स फाइलर उठा सकते हैं वो उठा सकें। और सर एमनेस्टी का कितना फायदा हुआ? मैं क्विकली इसलिए पूछ रही हूँ, आई एम सॉरी आपकी बात, क्योंकि आपके पास वक्त कम है, हमारे पास सवाल बहुत ज्यादा है, तो जी, तो एमनेस्टी स्कीम का भी बताइए जी। एमनेस्टी स्कीम देखिए अभी आई है। हाँ। चीफ जस्टिस साहब ने एक खुद प्रोमोटो लिया था, उन्होंने इस पे एमनेस्टी पे बात करी थी, उन्होंने कहा था कि आप बाहर से पैसे लेके आए। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, चेयरमैन FBI भी थे, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे, लेकिन और भी लोग थे। शब्बरजादी साहब थे कराची से, वो खालिद अनवर साहब थे, और दीगर जो माहिर हैं इस फील्ड के वो थे। और उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव रिपोर्ट है कि वो समझते हैं कि हमने जो एमनेस्टी करी है वो सही है और एक मुनासिब एमनेस्टी है। और ये काफी अरसे से 1-1.5 साल से ये एमनेस्टी इस टाइप की स्कीमें जो थी, वो इमरान भी जानते हैं कि इस किस्म की बातें हो रही थी, और हमने उस एमनेस्टी को अमली जामा पहनाया। और अब इंशाल्लाह ताला जब चीफ जस्टिस साहब अपना सील ऑफ अप्रूवल दे देंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर काफी इसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, अप्रूवल मिल जाएगी प्रोविंसेस से? आपने ये कहा कि वो भी अपनी डीसी जब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब मिल जाएगी अप्रूवल तो इसके बेहतरी आएगी, आप ये कह रहे हैं? सर, आप FBR रेट्स खत्म करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, और सूबों से आपने कहा कि वो अपने DC रेट्स को खत्म करेंगे, सूबे मानेंगे? सर, अगर देखें सूबा नहीं मानेगा तो उधर प्रॉपर्टी की मार्केट में मसला होगा। सूबे के जो वोटर्स हैं वो सूबे को समझाएंगे। आप ये देखिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। इस मुल्क के अंदर अगर आप 10 करोड़ रुपए के मकान में भी रहते हैं तो उसकी TC वैल्यू 50 लाख होती है। हम फोर्स करते हैं, वो आपके आबा अजदाद का मकान हो, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, फिर भी हम फोर्स करते हैं कि आप ब्लैक मनी लें और आप 9.5 करोड़ रुपए ब्लैक लें। हम जबरदस्ती, हम उसको कह रहे हैं कि नहीं यार तुमके ऊपर तो टैक्स नहीं है, तुम 1% टैक्स दो और तुम वाइट मनी कर लो। उसके बाद इसके अंदर सरमायाकारी कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके अंदर सनदकारी कर सकते हैं। हम अपने मुल्क को आगे लेना चाहते हैं ना। पूरी दुनिया में ये कहाँ होता होगा कि 5 करोड़ रुपए की 10-20 करोड़ रुपए के जो ये F6 के अंदर मकान है, 40-40 करोड़ रुपए की कोठियां, ये 2-2 करोड़ रुपए के ऊपर रजिस्टर है। ये पूरी दुनिया में कहाँ होता होगा? हम क्या इसी दौर में रहेंगे? फिर ये रोते रहेंगे हम? नहीं, कराची का पैकेज भी सर आपने एक बिल्कुल, ये तो सब अप्रिशिएट करें, लेकिन जो कराची का पैकेज है वो फिर पॉलिटिकल है सर। अब देखें ना, आप कराची के लिए जो पैसे आपने रखे हैं, इसका फर्क पड़ेगा सियासत के ऊपर भी और कराची की सियासत के ऊपर। आप देख लीजिए सियासत कौन कर रहा है। हमने ग्रीन लाइन बना दी फेडरल गवर्नमेंट के फंड से, जबकि पंजाब ने अपनी हुकूमत ने अपने पैसों से बनाई, मुल्तान की और लाहौर की, और जो पिशावर में खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पैसों से बनाई जो 13 अरब रुपए में बनने वाली थी और बढ़ के 13-15 अरब रुपए की हो गई, लेकिन बहरहाल उधर हम नहीं जाते, तो वो भी उन्होंने अपने पैसों से बनाई है। हमने सिंध हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट के पैसों से बना के दी, क्योंकि कराची उनकी प्रायोरिटी नहीं है, कराची उनकी तवज्जो नहीं है, हमने उनको बना के दी। उनका काम ये था कि सिर्फ बसों के कॉन्ट्रैक्ट्स इशू करने थे और एक BOT बेसिस पे या मतलब या किसी को ऑपरेटिंग लाइसेंस देकर उससे बसें चलवानी थी। उनसे वो भी नहीं हो रहा, तो हमने कहा चलो ये भी हम कर देते हैं। तो ये प्री पोल रिगिंग तो नहीं होगी, ये जो बजट के अंदर कराची पैकेज। अब आप इस तरह सोचिए, 18 अरब रुपए की 16 अरब रुपए उसके खर्च हो चुके हैं। 18 अरब रुपए का प्रोजेक्ट में हमने ब्रिजेस बना दिए, रोड बना दिए, स्टेशन बना दिए, और आप बसें ना ला सकें तो उसके बाद हम क्या बोले कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जाया होने दें? तो हमने कहा यार अगर आपसे ये नहीं होता तो चलो ये भी हम काम कर लेते हैं। इतनी जहमत भी नहीं होती। और ये जब हमको कहते हैं कि ADP PSDP के अंदर आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, तो ये कभी अपना भी तो देखे ना कि जो कराची जैसा शहर जिसकी के सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्टों से 5-5, 10-10 गुना ज्यादा पॉपुलेशन है और जिसकी 20-20, 25-25 गुना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, उस
पे वो उनसे उन डिस्ट्रिक्ट से कम एडीपी खर्च करते हैं। तो ये जरा सा अपने गिरबान में भी लोगों को झांकना चाहिए इससे पहले कि दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाएं। जी इमरान सर, एक्सपोर्ट्स के हवाले से जानना चाहूंगा, हमने कुछ सच टारगेट उस तरह का नहीं देखा। इंपोर्ट्स, हम जाहिर के एक प्रेशर में इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ इंपोर्ट्स के, और जो हमारा इंपोर्ट बिल है, क्या कॉन्क्रीट मेजर आप इस वक्त ले रहे हैं? डिवैल्यूएशन के हवाले से डिवैल्यू जो आपने किया वो रिजल्ट नहीं इस वक्त नजर आ रहा। इमरान भाई 24% मार्च के महीने के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है इसमें शिपमेंट बेसिस पे 24%, जो मेरे ख्याल से मैं देखूंगा कि 15-20 साल के अंदर शायद ईयर एक महीने में इतनी नहीं बढ़ी होगी। आप देखिएगा अल्लाह ताला की फजल से अप्रैल, मई और जून में भी इतनी बढ़ेगी। तो व्हाट अबाउट द इंपोर्ट्स? क्योंकि जो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो बड़ा मसला हो रहा है। इंपोर्ट 6% बढ़ी है मार्च के महीने में। इंपोर्ट हम बिल्कुल ये नहीं चाह रहे कि कम हो जाए, हम चाह रहे हैं कि इंपोर्ट की ग्रोथ स्लो हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट की ग्रोथ से डबल से ज्यादा हो, और मेरी रेमिटेंस की ग्रोथ जो है वो इंपोर्ट की ग्रोथ और से सब्सिडी कितनी सर बजट में रखी है? सर ये भी बता दीजिए, लोग पूछ रहे हैं। 124.7 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रखे हैं। उसके अलावा टोटल सब्सिडीज जो थी मेरे ख्याल से 176 अरब रुपए की हैं, जिसके अंदर वीट की सब्सिडीज होती है, गिलगित बल्तिस्तान को और जगहों पे होती है। उसके अलावा और सब्सिडीज होती हैं, लेकिन वो गरीब लोगों की सब्सिडीज नहीं होती, वो एक्सपोर्ट की सब्सिडीज होती हैं कि एक्सपोर्ट करवा दें। तो वो मेरे ख्याल से जिस नीयत से आप पूछ रही हैं, वो मतलब ये कि किसी टेक्सटाइल मिल के ओनर को जो हुकूमत दे रही होती है रिबेट, उसको शायद सब्सिडी नहीं गिरनी होती, हुकूमत गिरती है। लेकिन जो प्रो पुअर सब्सिडीज होती हैं उसको तकरीबन 250 अरब रुपए। और टैक्सेस ओवरऑल, मैं इसलिए तखसीस करके पूछ रही हूँ, लोगों को समझ आ जाए, ओवरऑल टैक्सेस कितनी मालियत के आपने लगाए? नए टैक्सेस? हाँ जी, नए टैक्सेस तो कोई नहीं लगाया हमने। कस्टम की ड्यूटी पे, कस्टम की जो पुराने भी हैं उनको सब्सिडी के तनाजुर में अगर देखें तो वो कितने बन जाएंगे? आई मीन क्या उसका रेशो होगा? FBI का टोटल रेवेन्यू जो होगा वो इस साल 435 अरब रुपए होगा। ठीक है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि 35 अरब रुपए भी इसमें नया जो है वो नहीं होगा। ये पुराना ही, कोई नया टैक्स नहीं लगाया इस बजट के अंदर। हमने इंडिविजुअल टैक्स कम कर दिए, हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिए, हमने सुपर टैक्स कम कर दिया, हमने बोनस टैक्स खत्म कर दिया, हमने मतलब मैं सीरियसली मैं आपको लिस्ट नहीं बना सकता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, अब ये नॉन कन्वेंशनल साइड पे अगर जाए तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपने बड़ा उसको एग्जम्पशन की बात की है टैक्स के हवाले से, इसके प्रमोशन के हवाले से। मैं जानना चाहूंगा मिफ्ता इस्माइल साहब, कितना मुश्किल रहा आपको पूरी एक्सरसाइज में स्पेस निकालना? क्योंकि सवाल यही था, $1 मिलियन क्वेश्चन यही था कि नून लीग जो है अपना बजट जो है ये इलेक्शन मैनिफेस्टो भी होगा लेकिन मुश्किल भी होगी। इधर मैं डार साहब को क्रेडिट कहता हूँ कि ये 4 साल डार साहब ने जो है स्पेस निकाली थी, तो आज मैं ये चीज कर सकता हूँ। मतलब बड़ा आसान है ये पैसे देना, 100 अरब रुपए इसको दे दो, 25 अरब रुपए इसको दे दो। लेकिन जब डार साहब आए थे तो 1900 अरब रुपए का रेवेन्यू था। आज जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से 35 बिलियन रुपीज का रेवेन्यू है। तो मुझे 50 अरब रुपए जो है वो खर्च कर सकता हूँ। तो और ये करने के बाद भी जो बजट डेफिसिट है वो 4.9% का हमारा तखमीना है। और सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए याद दिला रहा हूँ कि जिस साल हम आए थे पीपल्स पार्टी का बजट डेफिसिट 8.2% था। मैं रेफरेंस लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन सुना है कि डॉलर और ऊपर जाएगा, अभी 125 तक जाएगा, और दूसरी है कि मजदूर की तो वही तनख्वाह रही सर, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। डॉलर देखिए, जहां तक डॉलर का ताल्लुक है तो हमने ये बात डिसाइड करी है कि डॉलर का ये मुनासिब बात नहीं है कि डॉलर का हम कोई रेट फिक्स कर लें। मुझे ये नहीं पता कि डॉलर का रेट क्या होना चाहिए, मुझे सचमुच नहीं पता। मैं वो नहीं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स होते हैं। वरना अगर डॉलर महंगा करना, डॉलर को सस्ता करना अच्छा है तो 5 रुपए का डॉलर कर दो। नहीं तो सर डार साहब ने क्यों रोके रखा था आर्टिफिशियली 105 पे? आपने उसको खुला छोड़ दिया मार्केट मैकेनिज्म पे। अभी आपके सामने मैंने कहा कि ये जो स्पेस मुझे मिली है लिबरलाइजेशन की, वो डार साहब की मेहनत की वजह से मिली। ये बात मैं मानता हूँ 100%। लेकिन डार साहब और मेरी फिलॉसफी में फर्क है। डार साहब समझते थे कि स्ट्रॉन्ग रुपया अच्छा है, मैं नहीं समझता हूँ इस बात को। मैं समझता हूँ कि मेरा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। आप देखिए जापान को 50 और 60 की दहाई के अंदर उन्होंने अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करा, एक्सपोर्ट बढ़ाया। कोरिया ने 70 और 80 की दहाई में ये करा है। चीन ने 90 की और 2000 की सिफर की दहाई में ये करा है। हमारे पास ये एग्जाम्पल मौजूद है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन लेड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये हम बारहा गलती कर चुके हैं कि हम अपनी करेंसी को ओवर वैल्यू कर देते हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में 60 रुपए करा, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो जाती है, एक्सप्लोर हो जाती है कंज्यूमर स्पेंडिंग की। उसके बाद इकोनॉमी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई एम रियली ओब्लाइज्ड कि आपने वक्त निकाला है और तफसीली बात भी होगी। शुक्रिया। वफाकी वजीर खजाना पहला बजट के बाद आज न्यूज से बात कर रहे थे और तफसील से उन्होंने बताया कि इस बजट के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है इलेक्शन के हवाले से। फिर बाकी हेडलाइंस पे जा रहे हैं। हेडलाइंस के बाद हमारी ट्रांसमिशन चलती रहेगी। आप आज न्यूज देखते रहिएगा।